तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं या जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पीपल इलेक्ट करते हैं, मतलब मेन पावर जो होती है वो पीपल्स के पास होती है। तो गवर्नमेंट के 2 टाइप होते हैं, एक होती है डेमोक्रेटिक और एक होती है नॉन डेमोक्रेटिक। क्योंकि हमको इसको डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट होती हैं जो सिर्फ दिखावा करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं लेकिन असल में रहती नहीं है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को जानना पड़ेगा। तो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। इसमें हमारी बुक में जो एक कन्वर्जेशन दी गई है कि हमको डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हम कॉमन यूज के वर्ड ले लेते हैं, जैसे वोट हो गया, तो वोट को हमको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि इसको हमको क्वेश्चनिंग वर्ड है इसलिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो इसमें एक लड़की रहती है मैरी नाम की, वो कहती है अपने मैम से पूछती है कि मैम पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, अब हमको इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि ये क्यों है। तो मैम ने इसको बताया, हाँ बेटा मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही हूँ, लेकिन हमको जैसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे लव पैन एक्सेट्रा, इन सबको हमको डिफाइन नहीं करना पड़ता, लेकिन डेमोक्रेसी एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है इसलिए हमको इसको डिफाइन करना पड़ता है। तो मैरी आगे फिर से पूछती है कि हमको डेफिनेशन चाहिए ही क्यों, डेफिनेशन का मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उनकी जो मैम होती हैं वो बताते हैं कि हमको कोई भी वर्ड यूज़ करने में डिफ़िकल्टी जिसमें आती है उन्हीं को हमको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे डेमोक्रेटिक थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो आप पहली बार अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखे, इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। आगे फिर एक दूसरी लड़की पूछती है कि हमको डेफिनेशन जैसे डेमोक्रेसी की एक अब्राहम लिंकन जो नाम के थे, उन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो डेमोक्रेसी की फुल फॉर्म नहीं है। तो उनकी मैम ने बताया कि हाँ ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमको किसी भी चीज़ की हम डेफिनेशन इस वाइज नहीं चूज सकते हैं कि वो एक फेमस है और उसको सभी लोग मानते हैं। हम डेफिनेशन उस चीज़ की एक ही होती है जो सबसे ज़्यादा एकदम एप्रोप्राइएट होती है। इसके बाद एक दूसरी लड़की पूछती है कि उसने कहा कि जो डेमोक्रेटी है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि है डेमोक्रेशिया, जिसको ग्रीक में डेमोस जो वर्ड होता है वो पीपल्स के लिए यूज होता है, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, तो पीपल्स का रूल। तो उसने ये बताया अपनी मैम को, और उसने कहा कि हमको इतना डिबेट क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये तो एक दूसरे लैंग्वेज का वर्ड है, बस इसको डेमन और क्रेशिया को मिक्स करके डेमोक्रेसी वर्ड बना है। तो उनकी मैम ने कहा हाँ तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन इसमें मैं एक थोड़ा सुधार करना चाहूँगी क्योंकि जैसे अगर हम वर्ड कंप्यूटर देखें तो कंप्यूटर का मतलब तो होता है एक ऐसी चीज़ जो कंप्यूट करने में यूज होती है, लेकिन आजकल के टाइम पे फोन्स का और कंप्यूटर्स का उतना कंप्यूशन के लिए यूज़ नहीं होता है। सभी लोग उसको सिर्फ कैलकुलेटर के लिए नहीं यूज़ करते हैं, बहुत लोग उससे गाना सुनते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं और अपनी इंजॉयमेंट में भी यूज़ करते हैं। इसलिए हमको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ के जो डेफिनेशन होती है वो टाइम टू टाइम हमको उसको अपडेट भी करना रहता है और उसको हमको बदलना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि अपने मेन टॉपिक पे कि डेफिनेशन क्या होती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब सिंपल सा मतलब है कि डेमोक्रेसी को पीपल इलेक्ट करते हैं। उसमें जैसे इंडिया में जो मेंस होते हैं 18 मैन और वुमन जो 18 साल से ऊपर होते हैं वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज करते हैं कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे प्रेजेंट टाइम पे मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यही मेन मुद्दा रहता है डेमोक्रेसी का कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी उसको कॉमन पीपल यूज़ करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे कुछ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ पर वोट्स होते तो हैं लेकिन बस नाम भर के, सभी लोगों को किम जॉन उनके लिए ही वोट करना पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं और इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी को जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि डेमोक्रेसी को हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्या उसमें जो रूलर्स होते हैं कौन रूलर्स हैं, इसमें कौन पीपल हैं, इसमें जो इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन कैसे होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल से दिया गया है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री के जनरल थे परवेज
मुशर्रफ, जिन्होंने अक्टूबर 1999 में जो वहाँ के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटा के खुद गद्दी पे बैठ गए थे और बाद में अपने को प्रमोट करके वो खुद प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ऐसा वहाँ पर उसके बाद से वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप आ गई, जिसकी वजह से वहाँ के जो कॉमन पीपल थे उनको उतना राइट नहीं मिल पा रहा था। और बाद में उन्होंने एक रेफरेंडम 2002 में किया, जिससे जैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो 5 साल के लिए होती है। जब 5 साल पूरे हो गए तो उन्होंने एक रेफरेंडम किया जिसमें पीपल से पूछा जाता है कि क्या परवेज मुशर्रफ को फिर से वहाँ का लीडर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो वहाँ पर जब उसके रिजल्ट आए तो उसमें पता चला कि 97% लोग चाहते हैं कि हाँ वो फिर से बने उसको। लेकिन जब इसमें एक रिसर्च की गई तो पता चला और मीडिया ने एक्सपोज किया कि ये इलीगली हुआ है और ये फेयर नहीं है पब्लिक के साथ हुआ। तो बाद में 2002 में परवेज मुशर्रफ ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया और कह दिया कि जो पावर होती है स्टेट की पावर और नेशनल की पावर, वो दोनों को डिसमिस कर दिया और जो सिविलियन कैबिनेट्स थे उसकी पावर दे दी एनएससी को, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जी। और उसके लीडर वो खुद ही थे, परवेज मुशर्रफ थे। तो पूरा फंडा यहाँ पर ये था कि साइकिल जहाँ से चली वहीं पर आ गई। तो जैसे वही लीडर थे तो वही लीडर रहेंगे और कोई उसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता आगे। तो इससे हम ये जानते हैं कि जो फाइनल डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डेमोक्रेसी को हम इस आधार पे पहचान सकते हैं कि जहाँ उस कंट्री में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उसी आदमी के पास होनी चाहिए जो एक लॉयल हो और जिसको पीपल ने इलेक्ट किया गया हो। जैसे पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ थे उनको पीपल ने इलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए वो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। और आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर चाइना के बारे में बताया गया कि चाइना में जो रूल करती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं उसको चाइनीज़ में क्वेंग्रो रेमिन डेबागो डहुली कहते हैं, यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो हर बार चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है, यानी कि सीसीसी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो हर बार वही गवर्नमेंट जीतती है। तो और आगे यहाँ पर मैक्सिको का भी एग्जांपल दिया गया है कि जैसे 1930 से 2000 तक मैक्सिको जब आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर हमेशा से वहाँ की जो PRI जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वही हमेशा रूल कर रही थी। तो इससे हमको PRI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो इससे हमको ये जानने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में एक इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जो फेयर तरीके से हों और वहाँ पर बार बार एक हेल्दी अपोजिशन का भी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक ही पार्टी अगर बार बार जीतेगी तो वहाँ पर जो वहाँ पर रूल करेंगे वो उसके जनता के लिए उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान ही जाएंगे कि हम ही को रूल करना है तो हम काम क्यों करें, तो वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी में एक हेल्दी अपोजिशन का आना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि एक कंट्री के बारे में बताया गया है जो कि सऊदी अरेबिया के बारे में, कि वहाँ के जो किंग्स होते हैं वही हमेशा किंग्स ही हमेशा वहाँ पर रूल करते हैं। जैसे 2000 और वहाँ पर 2015 से पहले वुमेन्स को भी राइट टू वोट नहीं था। और एक और देश है जैसे फिजी है, वहाँ के जो इंडिजिनस फिजी हैं उनको वोट देने के ज़्यादा अधिकार है एज़ कम्पेयर टू जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं जैसे इंडियन फिजीज एक्सेट्रा। तो अगर मान लो जैसे कोई एक पर्सन है जिसको 10,000 वोट मिले हैं इंडिजिनस फिजी के, और दूसरा पर्सन है उसको 12,000 वोट मिले हैं, लेकिन जीतेगा कौन? बाई अगर लीगली हम देखें तो 12,000 वाले को जीतना चाहिए, लेकिन जीतता वहाँ पर 10,000 वाला है, क्योंकि उसको वोट दिया जाए, ज़्यादा वोट दिए गए थे इंडिजिनस फिजी के द्वारा। तो इससे हमको डेमोक्रेसी का अगला पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर जो वोटर्स होते हैं उनकी वन पर्सन वन वैल्यू होनी चाहिए। हमको ये नहीं देखना है कि कौन सा धर्म से बिलोंग करना है कि कोई अलग पार्टी से बिलोंग करना है, इसको हमको नहीं देखना है। वन पर्सन वन वैल्यू, हर एक वोट की सेम वैल्यू है और इक्वलिटी वहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो जिम्बाब्वे के बारे में बताया गया कि वहाँ पर जो जिम्बाब्वे ने सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस कब हासिल की, तो वो 1980 में हासिल की। उसके बाद से वहाँ पर एक पार्टी रूल करती गई ZANU-PF नाम की, जो कि पार्टी थी, उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, जो कि उसके मेन लीडर थे और वही गवर्नमेंट को चलाते थे।
तो वहाँ पर जब एक बार इलेक्शंस हुए तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं और वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ की गवर्नमेंट में। जब मीडिया ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तब उन्होंने उसका जवाब देना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा और उन्होंने कहा कि मैं जवाब कोई नहीं दूंगा। और अपोजिशन थे वो भी वहाँ से परेशान थे उनसे, तो उन्होंने लेकिन उनको भी वोट नहीं दिया और बाद में ये उनके रॉबर्ट मुगाबे को 2017 में वहाँ से हटा दिया गया। इससे हमको ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी में जो मोनार्ची, जैसे सऊदी अरेबिया में मोनार्ची जो सिस्टम है वहाँ कोई भी वो नहीं होता। जैसे नॉर्थ कोरिया का अगर हम एग्जांपल ले तो किंग नॉम जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, वहाँ पर उनको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं उनके पास उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना चाहिए और अपनी पावर को उनकी एक लिमिट रहती है, जिससे एक हेल्दी गवर्नमेंट चलती रहे और गवर्नमेंट में कोई भी वहाँ पर कमी ना हो। तो इससे हम एक समरी ले सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ये इसकी पूरी मेन समरी है। उसके बाद हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी के क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा से जैसे कोई भी चीज़ 99% ही प्योर रहती है, 100% प्योर कभी नहीं हो पाती। ऐसे ही डेमोक्रेसी में भी है कि उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो भी वो अच्छी तो है, सभी लोग चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हो, लेकिन हर जगह की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं रहती है। इसके जैसे यहाँ पर हमारी बुक में 6 पॉइंट दिए गए हैं कि डेमोक्रेसी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि लीडर्स काफ़ी बार डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि अगर जहाँ पर एकदम अच्छे से डेमोक्रेसी चल रही है वहाँ पर लीडर्स बार बार बदलते रहते हैं, तो इसकी वजह से एक इंस्टेबिलिटी बनी रहती है कि अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ने सोचा कि आज मैं इस साल हम इस देश पे काम इस पार्टिकुलर एरिया पे काम करेंगे और अगली बार दूसरे पार्टिकुलर एरिया पे काम करेंगे, लेकिन 5 साल बाद तो उनकी सत्ता चली जानी है। उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसने कुछ दूसरा सोच लिया करने का, तो इसलिए यहाँ पर एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, जिससे ये नहीं कंफर्म हो पाता कि हमारी देश की प्रोग्रेस चल रही है कि नहीं चल रही है। अगला यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि डेमोक्रेसी में वो होता है कि नोक झोंक रहती है कि अगर एक हेल्दी डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर एक कंपटीशन बना रहता है दोनों पार्टीज के बीच में कि अगर जिससे जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ये है डेमोक्रेसी का सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में पीपल्स को, जो डेमोक्रेसी के पीपल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कोई भी चीज़ निकालने में। अगर प्रधानमंत्री ने सोचा कि अगर आज मुझे ये काम करना है तो पहले उनको सभी लोगों से, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनकी पहले एक मीटिंग बैठानी पड़ेगी, फिर उसमें तय होगा कि अगर हाँ हम ये चीज़ कह सकते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, उस लॉ पे डिस्कस होगा, डिबेट होगा उनके बीच में, और 1 आवर का सेशन होता है उनके बीच में, और जो अपोजिशन पार्टी होती है कि हाँ ये लॉ सही है कि नहीं, उसके बाद ही कोई भी लॉ पास होता है। तो इससे डेमोक्रेसी में जो होता है कोई भी अगर लॉ निकालने हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। ये हमारा थर्ड डिसएडवांटेज। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि लोग काफ़ी बार अगर इनएक्सपीरियंस है, जैसे अगर बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है और गवर्नमेंट में किसी ने सोच लिया कि इस बार हम इसको बनाएंगे लीडर, और वो एक इनएक्सपीरियंस आदमी है, तो हो सकता है कि काफ़ी बार वो गलत डिसीजन ले ले जो कि कंट्री को नुकसान भी करा सकता है। अगला यहाँ पर बताया गया है कि डेमोक्रेसी में काफ़ी बार करप्शन भी हो जाता है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको काफ़ी बार खतरा रहता है कि अगर जो हमारी अपोजिशन पार्टी है या माइनॉरिटी जो है वो अगली बार हमारी गवर्नमेंट में ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। और जो वोट देने का जो सिस्टम होता है वहाँ पर भी, और काफ़ी बार वो लोग मीडिया को भी खरीद लेते हैं, जिससे मीडिया उन्हीं के गुणगान चर्चे करते रहे। तो ये है डेमोक्रेसी का 5th डिसएडवांटेज। अगला डिसएडवांटेज ये है कि काफ़ी बार जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं या इलिटरेट्स होते हैं उनको ये नहीं पता रहता कि हमको किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं, कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए नहीं है। वो अंधे लोगों की तरह जिस पे ज़्यादा लोग वोट करते हैं उन्हीं को वो वोट कर देते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के कुछ डिसएडवांटेज थे।
अब अगर हम एडवांटेजेस की तरफ पढ़ें तो डेमोक्रेसी के फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी चीज़ होती है, जैसे जो हमने दूसरा जो हमने पढ़ा था, दूसरा तीसरा जो हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ में डिले होता है, लेकिन ये डिले अच्छी भी बात है क्योंकि इससे हम डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। और काफ़ी बार जैसे एक आदमी ने कुछ कहा और दूसरा आदमी भी उस पर बता सकता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीज़ गलत नहीं है, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो वहाँ पर मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगला तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट ला देती है और उससे कोई भी जल्दी से लॉ गलत नहीं हो पाता है। अगला इसका एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर एक आदमी को बोलने का मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात को रख सके, अपने मुद्दों को रख सके कि नहीं ये कंट्री में गलत हो रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ या मैं इसके फेवर में हूँ। तो डेमोक्रेसी का ये सेकंड एडवांटेज है। अगला एडवांटेज ये है कि ये पीपल के जो कॉमन राइट्स होते हैं वो उसको इंश्योर करता है कि हाँ वो पीपल्स को मिल जाए। जैसे अगर हमारे इंडिया में बात करें तो इंडिया में अगर जैसे कोई गवर्नमेंट चल रही है, अगर उसने किसी के भी राइट को अबॉलिश कर दिया कि तुम इस धर्म में, तुम इस मंदिर में नहीं जा सकते या तुम यहाँ पर नहीं जा सकते, तो इससे वो जाके डायरेक्ट कोर्ट में केस कर सकता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, मैं जा सकता हूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो डेमोक्रेसी जो होता है वो किसी की भी सेल्फ डिग्निटी को हार्म नहीं करता है, उसको बचाए रखता है। अगला एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी में हम मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की गवर्नमेंट चल रही है, उसने मान लीजिए कोई भी गलत काम कर दिया, लेकिन अगर वो अगले 5 साल उसकी तैयारी करता है और लोगों के लिए अच्छे काम कर सकता है तो वो बाद में भी आ सकता है, जिससे उसकी जो गलतियाँ हो जाएंगी वो कम हो जाएंगी और वो लोगों के लिए काम करना शुरू कर देगी। बस इस चैप्टर में बस यही बताया गया है डेमोक्रेसी के बारे में। धन्यवाद।